हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ रिसर्च सेंटर में। और आज हम बायो कक्षा 12 के लेक्चर नंबर 3 पर बात करने वाले हैं। और इस लेक्चर नंबर 3 में तीसरे लेक्चर में हम दो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज एक कॉन्सेप्ट मुकुलन और दूसरा कॉन्सेप्ट पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। तो दो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में। और एक पुनरुद्भवन। तो लेक्चर नंबर 3 में बात करते हैं आगे। मुकुलन, पहला कॉन्सेप्ट मुकुलन है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बडिंग। अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि बडिंग कहते किसे। तो यहाँ लिखा है, इस विधि में जीव के शरीर में पहले एक छोटा सा उभार या कलिका आता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, जो कुछ समय बाद बड़ा होकर जनक से अलग हो जाता है। तत्पश्चात स्वतंत्र होकर जीवन यापन करने लगता है। इसे मुकुलन कहते हैं। उदाहरण क्या है, ईस्ट और हाइड्रा। अब इसे समझते हैं। पहले इसमें क्या होता है मुकुलन में, तो मुकुल का मतलब होता है बड, और बड का मतलब होता है कलिकाएं। कलिकाएं जैसे पहले जीव जो होता है, ये मान लेते हैं कि ये इस तरह से जीव है, तो इसके शरीर पर पहले एक छोटा सा उभार आता है। छोटा सा क्या आता है, उभार मतलब बड। तो छोटा सा उभार आता है। अब ये उभार जो होता है, ये धीरे धीरे ग्रोथ करके आगे क्या होता है, आगे बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। और एक फेज ऐसा आता है, एक ऐसी अवस्था आती है कि ये इस जीव के शरीर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और एक अलग जीव बना लेता है। एक अलग क्या बना लेता है, जीव बना लेता है। यहाँ पर समझेंगे, एक अलग जीव बना लेता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, मुकुलन। इस विधि को क्या बोलते हैं, मुकुलन। जब जीव के शरीर में मुकुल आए, उभार आए, और कुछ समय बाद वो उभार बड़ा होकर के क्या हो जाए, अलग हो जाए, शरीर से अलग हो जाए और एक नया जीव बन जाए, अर्थात एक नया संतान आ जाए। तो इसे विधि को क्या बोलते हैं, तो इस विधि को बोलते हैं मुकुलन। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें मुकुल आए और मुकुल के वजह से नया संतान जन्म ले ले, तो इसे क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। और ये किस प्रकार का जनन होता है, तो आपको इससे पहले ही हम बता रहे हैं कि अभी भी हम बात कर रहे हैं किसकी, अलैंगिक जनन की। अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं, अलैंगिक जनन की। अभी भी हम लोग अलैंगिक जनन ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जनन एकल शरीर से हो रहा है। किससे हो रहा है, एकल शरीर से हो रहा है, और इसमें किसी युग्मक की जरूरत नहीं हो रही है। तो ये कौन सा जनन है, अलैंगिक जनन है। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कितने लोगों को मुकुलन या मुकुल समझ में नहीं आता, सर ये मुकुल क्या होता है, उभार क्या होता है। तो आप कभी कभी देखे होंगे कि जो आलू का देखे होंगे, तो आलू के ऊपर जो आखा आता है, इस तरह का आखा आता है। जब हम लोग उसकी क्या करते हैं, उसको बोते हैं, तो ये आखा में से नया पौधा निकलता है। ये एक कलिका है, इसी को मुकुल भी बोल सकते हैं। गन्ने में देखे होंगे, गन्ने का जहां पर वो गांठ होती है गन्ने की, वहां पर देखो छोटा सा दाने की तरह उभार होता है, तो वो उसका क्या है, कलिका है, या उसी को क्या बोलते हैं, मुकुल। तो वैसे ही जीवों में एक छोटा सा उभार आता है इस तरह शरीर में, और वही उभार धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है कुछ समय में, और बड़ा होकर के एक नया जीव बन जाता है। इसी विधि को क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। और मुकुलन कौन सी विधि होती है, तो ये अलैंगिक जनन की विधि है। किसकी विधि है, अलैंगिक जनन की। इस विधि से कौन सा जीव जनन करता है, तो इससे मैंने आपको बता दिया, ईस्ट और हाइड्रा। आगे चलकर हम बताएंगे किस विधि से कैसे प्रोसेस करते हैं ये सब। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है यहाँ पर कि मुकुलन कितने प्रकार से होते हैं, मुकुलन में कितनी टाइप होते हैं। तो मुकुलन कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। आप लोग को दिख रहा होगा, एक होता है जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग या बहिर्जात मुकुलन, और दूसरा होता है आंतरिक मुकुलन, जिसे इंडोगेनियस बडिंग बोलते हैं। अब ये मुकुलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बहिर्जात और एक होता है आंतरिक। बहिर्जात का मतलब है बाहर, आंतरिक का मतलब अंदर। जब भी आए बहिर या आए एक्सो, तो इसका मतलब क्या होता है, बाहर की चीजें होती है, और जब आए इंडो तो उसका मतलब क्या होता है, अंदर की चीजें होती है। अब यहाँ पर देखो, एक्सटर्नल बडिंग मतलब बहिर्जात। बहिर्जात का मतलब इसमें उभार आएगा, जीव के शरीर में उभार आएगा, लेकिन शरीर के कहाँ, बाहर, अंदर नहीं आएगा। कहाँ आएगा,
बाहर। तो जब शरीर के बाहर आएगा तो कौन सा, बहिर्जात, और जब शरीर के अंदर उभार आ जाए, अंदर मुकुल बन जाए तो आंतरिक। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, एकदम बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। मैंने आपको जो बताया कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही आराम से और आसानी तरीके से समझाएंगे, तो वो आपको मैं बता दूं कि बहिर्जात मतलब मुकुलन आएगा, उभार आएगा लेकिन शरीर से बाहर, और आंतरिक मुकुलन मतलब इसमें भी मुकुलन आएगा लेकिन शरीर के अंदर की तरफ आएगा। तो इसे बोलेंगे क्या, इंडोगेनियस बडिंग, और इसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बडिंग। अब इसमें यहां पर देख लेंगे, यह प्रक्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है तथा इसमें जीव के, यहां पर मिस्टेक हो गया सॉरी, इसमें जीव के शरीर के बाहर कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। और उदाहरण क्या है, ईस्ट और हाइड्रा है। तो ईस्ट और हाइड्रा में बहिर्जात मुकुलन होता है, अर्थात इनके शरीर के बाहर मुकुल होता है। जो उभार आता है वो कहां के बाहर आता है, तो इनमें बहिर्जात मुकुलन होता है। आंतरिक मुकुलन में क्या होता है, इंडोगेनियस बडिंग में, इस प्रक्रिया में जीवों के शरीर के अंदर कलिकाएं या उभार उत्पन्न होता है, जिसे लघु पत्र कलिका या इसे गैम्यूल कहते हैं। अधिकांश स्वच्छ जली स्पंज व कुछ समुद्री स्पंज में होता है, जैसे में स्पंज आते हैं। आंतरिक मुकुलन क्या होता है, कुछ स्वच्छ जल के स्पंज होते हैं या कुछ समुद्री जल के स्पंज एक जीव होते हैं जिनमें बहुत, तो इनमें कौन सा होता है, आंतरिक मुकुलन होता है। मतलब इनके शरीर के अंदर इस तरह से क्या आते हैं, मुकुल आते हैं, उभार आते हैं बहुत सारे, और बाद में जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो यही बडिंग बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल करके एक स्वतंत्र क्या बना लेते हैं, जीव बन जाते हैं, एक स्वतंत्र जीव बन जाते हैं या कोशिका बन जाते हैं। इसे संतति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतति। संतति मतलब मैंने आपको बताया था, संतति का मतलब क्या होता है, संतान होता है। और ये हो जाता है जनक कोशिका। क्या हो जाता है, जनक कोशिका। तो जो जन्म देता है वो जनक कोशिका, और उससे निकलने वाला जो संतति होता है वो संतान। तो जन्म देने वाले को जनक बोलते हैं या मातृ कोशिका बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, संतति कोशिका बोलते हैं। तो इनमें मुकुलन शरीर के बाहर नहीं होता है, कहाँ होता है, शरीर के अंदर। मतलब जो उभार आता है, जो उभार जैसी संरचना आती है वो शरीर के कहाँ होती है, अंदर, और बाद में शरीर से क्या निकलती है, बाहर निकल करके एक नया जीव बना लेती है। तो इसे बोलते हैं क्या, आंतरिक मुकुलन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आया होगा कि सर आंतरिक मुकुलन मतलब क्या होता है। तो आंतरिक मुकुलन का मतलब शरीर के अंदर उभार आएगा, और वही उभार कुछ समय बाद बड़ा होकर के उस शरीर में से क्या होगा, बाहर निकलेगा और एक नया जीव बना लेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, आंतरिक मुकुलन बोलते हैं। और बाह्य मुकुलन का मतलब या बहिर्जात मुकुलन का मतलब क्या होता है, इसमें शरीर के अंदर न होकर के उभार कहाँ आता है, शरीर के बाहर, और ये उभार आगे चलकर शरीर से अलग हो जाता है और बड़ा हो जाता है, और सेम एकदम इसी की तरह आकार का होता है। क्योंकि आपको अलैंगिक में मैंने बता दिया है कि अलैंगिक में जो संतान होती है वो आकार के हिसाब से और वंशानुगत या अनुवांशिकी के हिसाब से वो अपने जनक के समान होती है। मतलब जैसा जनक रहेगा वैसी ही उसकी क्या होती है, संतान होती है। कोई डिफरेंट नहीं होता है, ना तो आकार को लेकर के और ना तो अनुवांशिकी को लेकर के, कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे इंसानों में क्या होता है कि डिफरेंट हो जाता है, माता पिता से बच्चे अलग दिखते हैं, आकार के हिसाब से भी अलग दिखते हैं, रंग रूप के हिसाब से भी अलग दिखते हैं, वंशगत या अनुवांशिक लक्षण के हिसाब से भी अलग दिखते हैं। अगर मान लेते हैं कि इंसान में भी अलैंगिक जनन होता तो उनमें आप किसी भी माता पिता के संतान को आप अलग कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो संतान भी आकार के हिसाब से, रंग के हिसाब से और अनुवांशिकी के हिसाब से एकदम समान होती, एक सेम होती। जैसा पिता होता वैसा ही उसकी संतान होती, या जैसे माता होती वैसे उनकी संतान होती, एकदम सेम, कोई डिफरेंट नहीं, पहचान ही नहीं कर पाते आप। तो पहचान इसलिए हो जाती है क्योंकि इंसान में कौन सा जनन होता है, लैंगिक, और इनमें अलैंगिक होता है। तो इनमें एकदम समान होते हैं, अपने जनक के समान संतति उत्पन्न होती है। तो ये हो गया बहिर्जात और ये हो गया आंतरिक। तो आंतरिक मुकुलन और बहिर्जात मुकुलन दोनों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये उसका डिफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चलेंगे आगे। चलिए
चलिए ये फिगर देखिए, ये फिगर किसका है तो ये आप पहचान कर लेंगे, ये फिगर है हाइड्रा का। ये किसका फिगर है तो ये हाइड्रा का है, हाइड्रा। और हाइड्रा में कौन सा मुकुलन होता है तो हाइड्रा में अभी अभी इससे पहले हम बताए कि हाइड्रा में बहिर्जात मुकुलन होता है। कौन सा मुकुलन होता है बहिर्जात, मतलब कि शरीर के बाहर मुकुल होगा, शरीर के बाहर बडिंग होगा, तो वो मुकुलन यहाँ किस में होता है हाइड्रा में और ईस्ट में। तो पहले हम हाइड्रा में मुकुलन समझ लेते हैं, हाइड्रा में मुकुलन। अभी आपके सामने जो फिगर है ये हाइड्रा का है। चलिए अब देखिए इसमें पहले फेज में क्या होता है, ये हाइड्रा है, इस जो ऊपर ये जो भाग है इनको स्पर्शक बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं स्पर्शक। तो ऊपर ये जो आपको दिख रहे हैं ये दो सब, ये सब क्या है स्पर्शक। स्पर्शक का मतलब इनसे हाइड्रा क्या करता है शिकार करता है, भोजन पकड़ता है, भोजन को अपने मुख तक लाता है, मतलब भोजन करता है। तो ये स्पर्शक है। जैसे हम लोगों में हाथ है भोजन करने के लिए, जानवरों में पाद होते हैं पैर होते हैं, वैसे इन सूक्ष्म जीवों में क्या होते हैं स्पर्शक होते हैं, जो भोजन करने में आने जाने में इधर उधर करने में क्या करते हैं सहायता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हाइड्रा है। पहला फेज क्या होता है, पहला फेज में मैंने क्या बताया कि पहले एक छोटा सा शरीर में क्या आता है उभार आता है, जिसे कलिका बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बड बोलते हैं और मुकुल भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक छोटा सा उभार पहले आया, यहाँ पर सबको दिख रहा है, ये छोटा सा उभार आया। फिर दूसरे फेज में यही उभार क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, और इसमें भी अपने जनक के समान स्पर्शक निकलना क्या होते हैं शुरू हो जाते हैं, स्पर्शक निकलना क्या होते हैं शुरू हो जाते हैं। और स्पर्शक जब निकल जाते हैं उसके बाद तीसरे फेज में क्या होता है कि ये उभार बड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है वृद्धि करके बड़ा हो जाता है। और लास्ट फेज में क्या होता है कि ये जनक से क्या हो जाता है अलग हो जाता है, ये अपने जनक से क्या होता है अलग हो जाता है। तो जब जनक से अलग हो गया तो इसको हम बोलते हैं संतति। क्या बोलते हैं संतति, इसी को बोलते हैं, अर्थात संतान है। ये क्या है संतान। भाई संतति का मतलब क्या हुआ संतान है ये। और ये इसका क्या कहलाएगा तो ये कहलाएगा जनक। क्या कहलाएगा जनक कहलाएगा, या मात्र कोशिका भी बोलते से, मात्र कोशिका। मात्र कोशिका का मतलब माता, तो मात्र कोशिका भी बोलते हैं। तो ये जनक हो गया। जनक का मतलब इसी ने जन्म दिया है, इसे इसी में से निकला है, तो ये जनक कोशिका हो गया। और ये कौन सी कोशिका हो गई संतति कोशिका हो गई। तो यहाँ से आप क्लियर कर लेंगे कि यहाँ से ये अलग हो गया और एक नया जीव बन गया स्वतंत्र होकर के, फ्री होकर के। तो ये संतति कोशिका कहेंगे इसे, या संतान कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे जनक कोशिका कहेंगे। तो ये होता है किसमें मुकुलन हाइड्रा में। तो मैंने आपको यहाँ पर किसको बताया हाइड्रा को बताया कि हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। फर्स्ट फेज क्या होती है, पहली अवस्था क्या होती है छोटा सा उभार आता है। क्या आता है उभार आता है, और यही उभार धीरे धीरे क्या होता है बड़ा होता है, और उसमें स्पर्शक आते हैं। फिर कुछ समय बाद ये क्या करता है कि अपने जनक कोशिका से मात्र कोशिका से क्या होता है अलग हो जाता है, बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, और अलग होकर एक नया जीव बना लेता है। इसको बोलते हैं क्या हाइड्रा में मुकुलन। और हाइड्रा में ये कौन सा मुकुलन है तो ये बहिर्जात मुकुलन है। और बहिर्जात मुकुलन इसलिए क्योंकि इसके शरीर के मुकुल कहाँ आया है तो शरीर के कहेंगे सर आप कि शरीर के बाहर आया है। तो जब शरीर के बाहर आया है तो इसको क्या बोलेंगे बहिर्जात बोलेंगे। इस बात को मेरे याद रखना मेरे भाई कि शरीर के बाहर अगर मुकुलन होगा तो बहिर्जात, शरीर के अंदर अगर मुकुलन हो गया तो आंतरिक। कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये, आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं आगे। अब आगे हम देखेंगे ईस्ट में मुकुलन। चलिए ये फिगर देखिए, ये फिगर किसका ईस्ट का है, किसका है ईस्ट का है। अब ईस्ट में देखिए यहां पर लिखा ईस्ट सेल मतलब ईस्ट कोशिका है, डेवलपिंग बर्ड, न्यू बर्ड, चैन ऑफ बर्ड्स। अब यहां पर ईस्ट में क्या होता है कि पहले ईस्ट का फेज है, ये ईस्ट का यहां पर समझ लेंगे। इसके बाद क्या होता है दूसरे फेज में क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा क्या आता है उभार आता है। कैसा छोटा सा उभार आता है, इसको डेवलपिंग बर्ड बोलते हैं। मतलब इस समय बर्ड डेवलप कर रहा है, मतलब इस समय मुकुल निकल रहा है, उभार आ रहा है, तो ये छोटा सा उभार होता है उभार। फिर बाद में न्यू बर्ड मतलब ये उभार
धीरे धीरे बढ़ता जाता है और चैन के रूप में हो जाता है, मतलब एक में एक। और जब कोई चीज़ एक में एक जुड़ी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? चैन बोलते हैं। जब कोई एक में एक जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? चैन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कड़ी बोलते हैं। तो ये चैनिंग हो जाता है, चैन ऑफ वर्ड होता है। और बाद में यही बाहर निकल जाते हैं, इससे अलग हो जाते हैं और एक नया जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात इन्हें हम क्या बोलेंगे? संतति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संतति बोलेंगे, या संतान बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? संतान बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा? जनक। इसे क्या बोलेंगे? जनक कोशिका। इसे जनक कोशिका बोलेंगे क्योंकि इसी ने जन्म दिया है। और उसे क्या बोलेंगे? संतति कोशिका बोलेंगे। तो बाद में चलकर को वो इस जनक से क्या होंगे? अलग हो जाएंगे और अलग होकर एक नया जीव बना लेंगे। और एक नया जीव बना लेंगे तो इस विधि को बोलेंगे क्या? मुकुलन। और ये मुकुलन में ईस्ट के द्वारा है। और ईस्ट भी कौन सा मुकुलन करता है? बहिर्जात मुकुलन करता है। बहिर्जात क्यों करता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ शरीर के उभार बाहर आया है कि अंदर आया है? तो शरीर के उभार बाहर आया है, तो जब बाहर आया है तो बहिर्जात। अगर वही उभार शरीर के अंदर आता तो आंतरिक मुकुलन हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत आराम से समझे हैं। तो यहाँ पर ये किस में है? ये ईस्ट में। ईस्ट का फिगर इसी तरह से होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ईस्ट में बहिर्जात, हाइड्रा में बहिर्जात मुकुलन, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे, मतलब हमारा मुकुलन का प्रोसेस खत्म हुआ, लोग बात करेंगे रीजनरेशन पर, मतलब भवन पर बात करते हैं। तो चलते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या? तो इंग्लिश में आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में मेरे भाई। और पुनर्जनन या पुनर्जन्म भी बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, पुनरुद्भवन भी कह दो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डेफिनेशन आराम से देख पढ़िए, दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दिए। जो डेफिनेशन अच्छा लगे वो डेफिनेशन चिपका लीजिएगा कॉपी पर। जब किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्य नई जंतु, सामान्य नई जंतु की उत्पत्ति की जाती है तो इस विधि पुनर्जनन कहते हैं। पहला डिफिनेशन आपका यह है कि जब किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्य नए जंतुओं को विकसित किया जाता है, नए जंतु वहां से उत्पन्न होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन आपका मैंने यहाँ पर अथवा करके दिया है। अब ये दूसरा डिफिनेशन क्या है? जीवों को यदि अनेक टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग वृद्धि एवं विभाजन द्वारा विकसित होकर पूर्ण नए जीव का निर्माण करता है। इस विधि को पुनर्जनन कहते हैं। यह विधि जटिल संरचना वाले जीव में नहीं होती है। उदाहरण में आपके पास हाइड्रा है और प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया, दो उदाहरण है आपके पास, हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो इसमें क्या कहा है कि अगर जीवों के अनेक टुकड़े कर दिए जाए, अगर कोई जीव है उसके मैं अनेक टुकड़े कर दूं, काट दूं अनेक भागों में, और सारे टुकड़े बाद में विकसित होकर के एक नया जीव बन जाए, ये तो कार्टून, ऐसे तो कार्टून में होता है कि कार्टून में काट दो, दबा दो, फिर से वो नया हो जाता है। उसका जरूरत करके अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कार्टून की तरह किसी में होता है? छोटे जीव में भी होता है। मतलब कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके अगर कई टुकड़े कर दिए जाए तो सारे टुकड़े बड़े होकर के वृद्धि करके एक नया जीव बन जाए। मतलब अगर मैं किसी जीव के 10 टुकड़े कर दूं, ऐसे भी जीव हैं जिनके अगर मैं 10 टुकड़े कर दूं तो बाद में 10 टुकड़े नए जीव बन जाएंगे। ये तो मल्टीपल हो जाएंगे, पूरे नए जीव बन गए। है ना हैरान करने वाली बात ऐसी? अगर ऐसा मान लो इंसानों में हो जाए तो क्या हो जाए? डुप्लीकेट घूमने लगेगा। किसी इंसान गया वो एक अलग इंसान बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन इंसान में ऐसा पॉसिबल, जटिल संरचना वाले यहाँ पर बोल दिया है पहले से ही कि यह विधि जटिल संरचना वाले जीव में नहीं होती है। मतलब इंसान में और जो बड़े जीवधारी है उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनमें अगर कोई शरीर का कोई अंग कट गया तो कट गया, वो दोबारा बनने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज के
किसी का हाथ कट जाए, किसी का पैर कट जाए, किसी को कोई तकलीफ ना होती। हाथ कट गया, कहता अरे साला ये तो हाथ कट गया है, 2 महीने बाद फिर आ जाएगा। कौन से रीजनरेशन से। किसी का पैर कट गया, कहेगा अरे बाबू चिंता न कर, पैर कटा है, 4 महीने बाद फिर आ जाएगा, नया पैर आ जाएगा, उसमें से रीजनरेशन हो जाएगा। लेकिन ससुरा रीजनरेशन होता ही नहीं है इंसान में। इंसान में रीजनरेशन होता ही नहीं है, क्योंकि इंसान जटिल संरचना वाला है। इंसान में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो बड़े जीवधारी में कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कोशिकाएं विशेष रूप के लिए विभाजित होती हैं, किसी विशेष कार्य के लिए विभाजित होती हैं, इसलिए उनमें पुनर्जनन नहीं होता है, रीजनरेशन नहीं होता है। जब कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया, इनमें होता है कोशिकाएं विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं, इसलिए इनमें रीजनरेशन हो जाता है। अगर इनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए जाएं तो सारे टुकड़े कुछ समय बाद नया जीव बन जाएंगे। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? इस विधि को बोलते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन या रीजनरेशन। भाई जनरेशन का मतलब पीढ़ी होता है, रीजनरेशन मतलब दूसरी पीढ़ी, दोबारा पीढ़ी आ जाना, दोबारा बन जाना, रीजनरेशन होता है। तो ये विधि आपको समझ में आ गया। मतलब पुनरुद्भवन का मतलब मैंने क्या बताया कि जब किसी जीवधारी शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो सारे टुकड़े कुछ समय के बाद एक नए जीव बन जाए, और उस विधि को बोलते हैं पुनरुद्भवन। और ये विधि किसकी है? अलैंगिक जनन की विधि है। किसकी विधि है? अलैंगिक जनन की विधि है। ध्यान रखना, क्योंकि अभी भी हम लोग एक ही जीव की बात कर रहे हैं, इसमें न तो कोई युग्मक है, न तो 2 जीव मिल रहे हैं, बस एक ही जीव से काम चल जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग अलैंगिक विधि में पुनर्जनन वाला मेथड पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर प्लेनेरिया में कैसे पुनरुद्भवन होता है उसको आगे चल के समझेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लो भाई आ गया, ये प्लेन एरिया का फिगर है। किसका फिगर है? प्लेन एरिया का। मैं यहां लिख दूं प्लेन एरिया, और ये ओरिजिनल है फिगर है। वैसे मेरे पास डुप्लीकेट भी थे, लेकिन डुप्लीकेट क्या करता दिखा कर, ओरिजिनल आपके सामने रहेगा। ये ओरिजिनल फिगर है किसका? प्लेन एरिया का। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्लेन एरिया यहाँ पर है, ये पूरा अभी ये जनक है। जनक का मतलब ये पूरा शरीर है इसका, प्लेन एरिया का। देखने में तो सांप की तरह लग रहा है ऐसे। चलिए, अब यहां पर से देखो इसको कट किया गया है और यहां से कट कर दिया गया है, मतलब इसके शरीर के 3 टुकड़े कर दिए गए। कितने टुकड़े? 3। फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट, ये 3 टुकड़े कर दिए गए। अब इन 3 टुकड़ों को अलग अलग देखिए यहां पर काट दिया गया, और ये तीनों टुकड़े क्या हो गए? एक दूसरे से सेपरेट हो गए, मतलब अलग अलग हो गए। अब यही टुकड़े आगे चल करके एक नया क्या बन जाते हैं? जीव बन जाते हैं। ये पहला टुकड़ा नया जीव बन जाएगा, ये दूसरा टुकड़ा भी नया जीव बन जाएगा इस तरह से, और ये तीसरा टुकड़ा भी नया जीव बन जाएगा। अर्थात कितने जीव बन गए? तो आप कहेंगे सर 3 जीव बन गए। पहले कितने थे? तो पहले कहेंगे सर 1 ठो था। क्या किए? तो टुकड़ा किए, उसको काटे, और काटने के बाद वो सारे टुकड़े एक नए क्या बन गए? जीव बन गए। बस इसी को बोलते हैं क्या? पुनरुद्भवन। और ये किसका फिगर है? तो ये फिगर है प्लेन एरिया का। मतलब जब किसी जीवधारी के शरीर के कई टुकड़े कर दिए जाए और सारे टुकड़े एक नया जीव बन जाए, सभी एक नए जीव बन जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? उस विधि को बोलते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। और ये पुनरुद्भवन और पुनर्जनन किसकी विधि है? तो अलैंगिक जनन की विधि है। किसकी विधि है? अलैंगिक जनन की। इसे क्या बोलेंगे? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिससे संतति निकलती है उसे क्या बोलते हैं? जनक। क्या बोलते हैं? तो ये जनक कोशिका हो जाएगा। कौन सी कोशिका? जनक कोशिका। और ये जो निकले हैं, ये नए जीव जो बने हैं, तो नए जीव बने उससे, तो इसको मैंने क्या बताया? तो ये तीनों जो नए जीव बने इनको क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर इनको तो संतान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संतान कहेंगे इन्हीं को। या तो क्या बोलेंगे? संतति कोशिका। संतति कोशिका, इसे संतति कोशिका कहेंगे। तो ये आपका आज के वीडियो में पुनरुद्भवन और मुकुलन का कॉन्सेप्ट था, और मैंने आपको पुनरुद्भवन और मुकुलन को बाय एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।